तो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो प्रयोगशाला सहायक जो कि भूगोल का लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, भूगोल यानी ज्योग्राफी का, उस पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलता है सीधे ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये सीधा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले मैंने आपको बताया था जब भी अपन पेपर स्टार्ट करेंगे तो नए जिलों के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले अपन नए जिलों के बारे में जान लेते हैं। देखो, आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा जिला कौन से ज़िले से अलग होकर बना है। अभी जो नए ज़िले बने थे आपके, ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मैं बालोतरा की बात कर लेता हूँ। तो बालोतरा आपका बाड़मेर से अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ? बाड़मेर से। फिर मैं बात कर लेता हूँ शाहपुरा। शाहपुरा आपका भीलवाड़ा से अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ? भीलवाड़ा से। फिर मैं बात कर लेता हूँ सांचौर। सांचौर आपका जालोर से अलग होकर बना। किससे? वापस से बताता हूँ, बालोतरा आपके बाड़मेर से अलग होकर बना नया जिला, जबकि शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ, सांचौर आपका जालोर से अलग हुआ। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सलम्बुर। सलम्बुर जो आपका बना है उदयपुर से अलग होकर बना है। नेक्स्ट अपन आगे देख लेते हैं। खेरतल जो है आपका तिजारा अलवर से अलग होकर बना, जबकि डीग जो बना आपका वो भरतपुर से अलग होकर बना। किससे भी? भरतपुर से अलग होकर आपका बना है। ठीक है, आपको याद रखना। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ डीडवाना कुचामन आपका नागौर से अलग हुआ, दूदो आपका जयपुर से अलग हुआ, जबकि जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण से अलग होकर बना है। जयपुर शहर और ग्रामीण जयपुर से अलग होकर बना है। ठीक है, जयपुर से जयपुर के है दोनों, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों आपस में अलग हो गए, जयपुर के थे। गंगापुर सिटी आपका स्वयं माधोपुर से और करौली से अलग होकर बना, जबकि केकड़ी आपका थोड़ा अजमेर से और पाली से अलग होकर बना, जबकि कोटपुतली बहरोड आपका जयपुर और अलवर से अलग होकर बना। ठीक है, देखो कोटपुतली बहरोड का थोड़ा सा हिस्सा जयपुर से लिया गया, थोड़ा सा अलवर से लिया गया। नीम का थाना थोड़ा सा सीकर से लिया गया, थोड़ा सा झुंझुनू से लिया गया। कहाँ से भाई? थोड़ा झुंझुनू थोड़ा सीकर से अलग होकर बना है। इसके अलावा फलोदी की बात कर लो तो फलोदी जो आपका बना है ये जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर से और जैसलमेर से अलग होकर बना, केवल नोक क्षेत्र से। ठीक है, याद रखना जैसलमेर के केवल नोक लिया इसमें। और ब्यावर अजमेर पाली राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग होकर बना। ठीक है, क्या ब्यावर जो जिला है देखो 4 जिलों से अलग होकर बना। मोस्ट इंपोर्टेंट यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिलहाल आपका जो ब्यावर जिला है, ब्यावर जिले की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ब्यावर जिला, ब्यावर जिले के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी थी मेरे वीडियो में, आप अच्छे से देख सकते हो। एक तो आपका अजमेर हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? पाली हो गया, फिर आपका राजसमंद हो गया, ठीक है, फिर आपका भीलवाड़ा हो गया। यानी 4 जिलों से अलग होकर आपका ब्यावर बना है। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। देखो, तो महत्वपूर्ण तथ्यों की आपके सामने और चर्चा कर लेता हूँ मैं। इसके अलावा देखो, अब देखो जैसे जैसे जिला या सीमा बनने से जो परिवर्तन होंगे ना जिलों के अंदर, उन परिवर्तनों की मैं बात करता हूँ आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले देखो, गुजरात के साथ अब जालोर की सीमा नहीं लगेगी। क्यों सर? क्योंकि जो नीचे वाला जो पार्ट था वो सांचौर जिले में आ गया अब। ठीक है, तो गुजरात से अब क्या? सांचौर की सीमा लगेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात से आपकी जालोर की सीमा नहीं लगेगी। कौन सी सीमा लगेगी? तो आपकी सांचौर की सीमा लगेगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। अब देखो, कुल 6 जिले जो सीमा बनाते हैं ना, वापस से बता दें तो 5 तो आपके पुराने ही, बस एक नया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सांचौर, सांचौर के बाद आपका सिरोही बनाएगा, फिर उदयपुर बनाएगा। कहाँ से? गुजरात से सीमा बनाने वाले जिले बता रहा हूँ मैं। सांचौर, फिर सिरोही आपका, फिर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। बस एक जिला बदला। पहले भी 6 जिले टच होते थे, अब भी 6 ही जिले टच हो रहे। जिलों में संख्या में कोई अंतर नहीं आया, बस जालोर की जगह आपका सांचौर आ गया। इतना सा चेंजेस हुआ। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ आपके मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा के साथ जिलों से संबंध में कोई अंतर नहीं है। पहले भी जो जिले थे अभी भी वही जिले 10। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं 10, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। पहले जो 10 जिले वही 10 जिले रखे गए आपके। और उत्तर प्रदेश के साथ जो अब 3 जिलों की सीमा लगेगी। ठीक है, पहले कितने? 2 जिलों की लगते थे। आपका भरतपुर हो जाएगा एक। तो देखो मैं बता देता हूँ यूपी के साथ। ठीक है, यूपी के साथ पहले आपके 2 जिलों की सीमा लगती थी, एक तो भरतपुर एक धौलपुर, लेकिन अब 3 जिले हो जाएंगे। एक तो आपका भरतपुर, एक आपका धौलपुर, और तीसरा जिला जो आपका बन जाएगा वो डीग बन जाएगा। कौन सा? डीग। यानी यूपी के साथ अब सीमा छूने वाले राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे? तो 3 जिले हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक आपका भरतपुर, एक आपका धौलपुर, एक आपका डीग हो जाएगा। इसके अलावा देखो, नए तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। हरियाणा राज्य से मैं बात कर लेता हूँ आपकी। देखो,
तो हरियाणा राज्य से जयपुर, सीकर, भरतपुर की सीमा हट गई है। ठीक है, आपको याद रखना 3 जिले बिल्कुल हट गए। एक तो आपका जयपुर हट गया, ठीक है, एक आपका कौन सा हट गया, एक आपका सीकर हट गया और एक आपका भरतपुर हट गया। यानी ये हरियाणा से पहले ये 3 जिले जो सीमा बनाते हैं, जयपुर, सीकर, भरतपुर, अब ये हट गए। ठीक है, अब आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, अब कौन से जिले लगते हैं सर वो बता दीजिए। तो अब देखो मैं बताता हूँ, उनके स्थान पे देखो, भरतपुर के स्थान पे आपका डीग आ गया, ठीक है, और एक खैरतल आ गया आपका अलवर वाला, एक नीम का थान आ गया, ठीक है, और एक कोटपुतली बहरोड आ गया आपका। ठीक है, अब कुल जो है ना 8 जिलों की सीमा इससे लगती है। ठीक है, नए जिले कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, वापस से एक बार देखना आप, टोटल 8 जिले हो जाएंगे। ठीक है, देखो हरियाणा से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, सबसे पहला आपका डीग, डीग के बाद आपका खैरथल, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, इसके अलावा पुराने जिले अलवर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़। तो ये आपके 8 जिले हो गए। 4 ही नए जिले हैं और 4 ही पुराने जिलों की सीमा वापस से टच हो रही है। तो पुराने जिले तो आपको वैसे भी याद होंगे, अलवर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, और हनुमानगढ़, ये 4 जिले पुराने हो गए। नए कौन से आगे, डीग, खैरथल, नीम का थाना और कोटपुतली बहरोड, ये 4 जिले नए आ गए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो और अपन कुछ नए तथ्यों की मैं बात कर लेता हूं आपसे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बनेंगे। देखो इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे केवल अभी देखो, सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ, सवाल सीधा बनेगा कि नए जिलों का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पे किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सी समिति है, राम लुभाया समिति। सीधा एग्जाम में सवाल छपेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। राम लुभाया जो समिति है, इसकी सिफारिश के ऊपर नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, कब गठन किया गया, गठन की जो घोषणा की गई थी आपको याद रखना 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023। ठीक है, कितने, 3 तो नए संभाग और 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने नवीन जिले और संभाग बनाने की स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, 5 अगस्त 2023 की मैं बात करता हूं तो 19 नए जिले, 3 संभाग की अधिसूचना जारी हो गई। जबकि 7 अगस्त की मैं बात करता हूं तो 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के सभी नवीनतम जिलों और संभाग का उद्घाटन किया गया। अब राजस्थान में 50 तो जिले हो जाएंगे और 10 आपके संभाग हो जाएंगे। समझ गए आप, 33 से बढ़कर सीधा 50 और संभाग 7 से बढ़कर सीधे आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, 7 अगस्त से अधिसूचना आपकी जो है बिल्कुल प्रभावी हो गई है। ठीक है, अब अपन अगले तथ्यों की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे। देखो प्रशासनिक, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य शेयर कर रहा हूं मैं आपको। आप अगर नए हो हमारे चैनल पर और अच्छी जानकारी जो कि एग्जाम में छपने वाला अगर क्वेश्चन आपको देखने, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी मैं आपको यहाँ एक जो ऑथेंटिक जो नॉलेज होती है ना राजस्थान जीके की, वो मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। तो इसी श्रेणी में देखो एक शानदार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ नए जिलों से संबंधित। प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग कौन सा था, कोटा। कोटा संभाग में कोई चेंजेस नहीं हो, आपको याद रखना। पहले भी आपके 4 ही जिले आते थे, अब भी 4 जिले आते हैं। सर बता दीजिए, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं और फैक्ट पे बात करता हूँ, नए फैक्ट पे। तो प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या कितनी है, तो 14 जिले हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 14 जिले में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, 14 जिलों के अंदर जो कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। कौन कौन से है सर, एक बार बता दीजिए, तो सुनो और अपने नोट्स में ऐड करो। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, दौसा और धौलपुर। क्लियर हो गया, वापस से बता देता एक बार मैं आपको। ठीक है, अच्छे से सुनना आप। प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या कुल आपकी 14 है। ठीक है, 14 कौन से जिले, सारों के नाम मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, आपका हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, दौसा और धौलपुर। अब देखो, अब नए फैक्ट की ओर चलते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, 5 जिले हैं। पहले कितने थे सर, पहले तो 4 ही थे। सर ये 5वां कौन सा आ गया, ये भी बता दो। तो देखो पहले आपके 4 कौन कौन से, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले जो 4 थे आपके, एक तो जैसलमेर हो गया आपका, एक आपका बीकानेर हो गया, एक आपका बाड़मेर, एक गंगानगर था। ठीक है, ये 4 जिले पहले थे। तो ये 4 जिले तो ही है, एक 5वां जिला और ऐड हो गया, कौन सा, अनूपगढ़। कौन सा, अनूपगढ़, जो कि गंगानगर से अलग होकर बना था, नया अनूपगढ़। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को छूने वाले कितने जिले हो जाएंगे आपके, 5 जिले हो जाएंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट तथ्य देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन से हैं? पहले 2 जिले थे सर, कुछ बदला? अब भी 2 ही जिले, कुछ नहीं बदला। ठीक है, कौन कौन से है सर बता दीजिए एक बार। तो एक आप बाड़मेर हो जाएगा आपका, एक आपका गंगानगर हो जाएगा। पहले भी आपका बाड़मेर था और गंगानगर था, अब भी आपका बाड़मेर और गंगानगर है, कोई चेंजेस नहीं है। अब अगली बात कर लेते अपन। अब देखो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया। आप 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले पहले कितने सर? कि 4 थे, अब कितने हो गए सर? अब बता दीजिए आप। सर अब भी 4 है, तो सर चेंज क्या हुआ ये बताओ। पहले भी 4 थे और अब भी 4 है, तो बदला क्या है? बदला ये है कि देखो पहले जो सीमा बनाते थे, ठीक है, पहले जो 4 जिले जो सीमा बनाते उसमें बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़ शामिल था। लेकिन अब जो 4 जिले बना रहे, देखो कौन सा हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर की जगह आपका डीग जो है ना वो शामिल हो गया है। समझ में आया चेंजेस क्या हुआ? वापस से बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से नोट्स तैयार करने, सिलेक्शन लेना है आपको। तो देखो वापस से 4 जिले पहले कौन कौन से थे आपके? बांसवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़ और एक भरतपुर था। तो भरतपुर की जगह आपका बस डीग आ गया। जिले 4 ही है, 5 नहीं हुए, जिले आपके 4 ही है, बस भरतपुर की जगह किसने स्थान ले लिया? डीग ने स्थान ले लिया। अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो 25 हो जाएगी भाई। कितने हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, और अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22। अंतर्वर्ती जो जिले आपका कितने हो जाएंगे? 22 जिले आपके अंतर्वर्ती हो जाएंगे। और तथ्यों की बात कर लेता हूं जो कि सीधे एग्जाम में छपेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे आपसे बस कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सेशन को आप शेयर कीजिएगा। जो आपके पढ़ने वाले मित्र हैं, आपकी बहन भाई जो भी है, जो अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन लेना है तो नए तथ्यों को आपको याद करना होगा। करंट का जो सवाल बनेगा भी यही से बनेगा। मैं आपको सारे तथ्य जो चेंज हुए ना, सारे तथ्य मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें। तो अब अगले तथ्यों की बात करता हूं। देखो शानदार तथ्यों से बात कर रहा हूं मैं, याद रखना आपको। सर पंजाब की सीमा नहीं बताई, सर पंजाब की ओर देख लेते चलो। अब पंजाब की जो सीमा है ना, पंजाब के सीमा के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले गंगानगर सीमा बनाता था, हनुमानगढ़ सीमा बनाता था, अभी भी गंगानगर और हनुमानगढ़ ही सीमा बनाता है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो सीधी एग्जाम में छपेगी आपके। देखो जयसमंद झील पहले आपके उदयपुर में थी, अब सलुम्बर जिले में आ गई है। पचपदरा झील पहले आपके बाड़मेर में थी, अब आपकी बालोतरा में आ गई। बिसलपुर बांध पहले आपका टोक में पड़ता था, अब केकड़ी में आ गया। लसाड़िया का पट्टार पहले उदयपुर में था, अब सलुम्बर में आ गया। विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी पहले आपके झुंझुनू में पड़ती थी, अब नीम के थाने में ही आ गई है, नीम के थाने जिले में यह आ गई है। राजस्थान के जिले जिनमें नदी नहीं बहती थी, शानदार तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सुनना अच्छे से, नोट्स में जरूर ऐड करना। आपको सिलेक्शन चाहिए ना, वाकई में सिलेक्शन मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपकी शानदार तैयारी करवा दूंगा मैं। ठीक है, बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, एकदम से शानदार, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा आपका। देखो पहले राजस्थान के ऐसे 2 जिले थे जहां नदियां नहीं है। सर कौन कौन से? आपका एक तो बीकानेर और चूरू, अब इसमें बढ़ोतरी होगी, अब 3 जिले हो गए। सर कौन कौन से जिले आगे? एक तो आपका बीकानेर, एक चूरू, एक आपका फलोदी भी शामिल हो गया। फलोदी में भी आपके कोई नदी नहीं है। बीकानेर, चूरू और फलोदी। ठीक है, आपको याद रखना है बीकानेर, फलोदी और चूरू। पहले 2 जिले ऐसे थे जिसमें नदियां नहीं थी, अब 3 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? बीकानेर, चूरू और फलोदी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब देखो बर और शिवपुर घाट जो दर्रा है, पहला आपका अजमेर जिले में पड़ता था, अब कौन से जिले में हो गया? अब ये ब्यावर जिले में आ गया। कौन से जिले में आ गया? अब ये ब्यावर जिले में आपके शामिल हो गया। ठीक है, नर्मदा नहर की बात कर लेता हूं। तो पहले देखो ये बाड़मेर और जालोर को सिंचाई देती थी। ठीक है, आपको याद रखना, पहले किसको देती थी? एक तो बाड़मेर और एक जालोर को। अब ये बदल गया, तो बाड़मेर ही रहा, लेकिन जालोर की जगह आपका सांचौर आ गया। तो नर्मदा नहर का जो सिंचाई से लाभान्वित जो जिले है ना, एक तो बाड़मेर, एक सांचौर हो जाएगा। जालोर की जगह कौन सा जिला आ जाएगा? आपका सांचौर आ जाएगा। नेक्स्ट अगली बात कर लेते गाइस। अब मैं अगला तथ्य आपसे शेयर करता हूं। देखो घग्गर नदी जो है ना, पहले 2 जिलों में बहती थी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, अब 3 जिलों में बहेगी हुई। घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, एक तो आपका हो जाएगा गंगानगर, एक आपका हनुमानगढ़ और एक आपका नवगठित जिला अनूपगढ़ में भी हो जाएगा। तो जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें अब 3 जिले शामिल होंगे। पहले कितने थे सर? पहले आपके 2 ही थे, एक तो आपका गंगानगर और एक हनुमानगढ़, अब तीसरा जिला इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अब वो बाप जो क्षेत्र है, बाप जो झील है, वो खारे पानी की जो झील आपके पहले जोधपुर में पड़ती थी, अब ये फलोदी के अंदर, फलोदी जिले के अंदर शामिल होगी। ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग की बात कर लूँ तो 2, एक तो जयपुर आपका और एक आपका अजमेर।
सर दोनों में कितने जिला आते हैं? तो 7 जिला आते हैं, कल मैंने अच्छे से बताया था। सबसे कम संभाग वाला जिला कौन सा? तो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा? बांसवाड़ा। उसमें केवल 3 जिले आपके, ठीक है। तो अब अपन अगले और तथ्य, अब सीधे पेपर के ऊपर आ जाते हैं। सारे तथ्य अपने देख लिए, अब पेपर के ऊपर अपना आ जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शानदार मैंने तथ्य बताए, जरूर अपने नोट्स में ऐड करना, आपको बहुत सारे तथ्य हूबहू एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और मेरी इस क्लास को आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो बढ़ते आगे। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, तो माही परियोजना से देखो लाभान्वित होने वाले जिले 2 हैं, एक तो आपका बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर है। तो ऑप्शन में आपके डूंगरपुर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इस योजना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना आपको याद रखनी है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। और इसमें 1966 में जो समझौता हुआ ना, उसके अनुसार भाई 55% पानी गुजरात को मिलेगा और 45% जो पानी है इसका वो राजस्थान को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कडाना बांध बना हुआ, ठीक है। और इसी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर आपका बना हुआ है। और इस परियोजना से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की कुछ तहसीलों को जलापूर्ति आपकी होती है, यानी 2 जिले से लाभान्वित होते। कौन कौन से? आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, याद रखना आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा ही रहेगा आपका, ठीक है। तीसरा जिला ऐड नहीं होगा। आप मैंने कल भी देखो, कल भी वीडियो मैंने बताया था कि पूरा राजस्थान जीके नहीं बदलेगा। जो बच्चा टेंशन की वजह से जो अपना शेड्यूल तोड़ दिया, जिसने अपना रूटीन तोड़ दिया, मैं कहता हूँ वापस से पढ़ने लग जाओ भाई। मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% जीके चेंज होगी, बस पूरा राजस्थान जीके नहीं बदलेगा। अब कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में कुछ भी नहीं बदला, अब उसमें क्या बदलोगे आप, ठीक है। भीड़ है तो भीड़ वही रहने, उत्खात भूमि है तो उत्खात भूमि में आपकी वही रहनी है, तो उसमें क्या बदला। गागरोन दुर्ग है तो वो वही का वही रहने वाला, कालीचंद आऊ नदी है वो तो वही की वही रहने वाली है। तो इसलिए आप अपने शेड्यूल के साथ स्टडी शुरू कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं बदला। 30 से 40% है वो भी जल्दी आ जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी तो सारा पुराना ही पढ़ना अपने को। तो ये मैंने आपको बता दिया था, कौन सा? माही परियोजना के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनेंगे। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल तो आप सभी को याद होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? जो देश का कुल कितना? 10.41% है, ठीक है। राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। ये दोनों फैक्ट तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन ये जो 11% वाला फैक्ट है ये आप शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ के लिए नया होगा, तो अपने नोट्स में जरूर ऐड करें कि राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। जबकि राज्य में, मैं देखो नए तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ, जबकि राज्य में 50% तो सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। वापस से मैं बताता हूँ, 50% आपका सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर देखो, जो बता रहा हूँ मैं, कृषि योग्य केवल 11% का कारण क्या? तो देखो 60% पे तो आपका मरुस्थल फैला हुआ, 10% पे आपके पहाड़ियाँ फैली अरावली, तो बचा कितना? 30% ही बचा। इसलिए राजस्थान के अंदर जो है आपका क्या है कि थोड़ा सिंचित जो क्षेत्र है, जो कृषि है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसके अलावा देखो और तथ्यों की मैं आपसे बात कर लेता हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना, एग्जाम में आपको बिल्कुल मिलेंगे। देखो इसके अलावा मैं और तथ्यों की आपकी बात कर लेता हूँ। तो देखो इंपॉर्टेंट तथ्य इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ। अब देखो अधिकांश खेती जो राज्य की है ना वो वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, औसत एवरेज पूरे साल का केवल 27 दिन बरसात होती है। कितने दिन? 27 दिन बरसात होती है। इसलिए क्या कहा जाता है? कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अच्छी बरसात हो जाती है, अच्छी फसल हो जाती है, बरसात कम होती है तो फसल सारी बिगड़ जाती है। इसके अलावा देखो एक तथ्य आपसे शेयर करता हूँ मैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो अपनी माही बजाज परियोजना है ना, इससे रिलेटेड मैं आपको तथ्य बताता हूँ। राजस्थान में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना, एक तो लघु सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई, एक वृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है।
लघु सिंचाई परियोजना जो होती है ना वो 2000 हेक्टेयर तक जो सुविधा उपलब्ध करवाती है वो सारी जो सिंचाई परियोजना वो लघु सिंचाई परियोजना में आती है। जबकि मध्यम सिंचाई परियोजना की मैं बात कर लूँ तो वे साधन जिसमें 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है वो मध्यम सिंचाई परियोजना में आती है। जबकि वृहद सिंचाई परियोजना में कौन सी आती है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो सिंचाई परियोजनाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाती है उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहती है। राजस्थान में देखो कुएं और नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो 66% होती है और नहरों से जो होती है वो 33% होती है। ठीक है, तालाब से जो होती है 0.6% होती है। ठीक है, तालाब से कितनी होती है, 0.6% होती है। अन्य की मैं बात कर लूँ तो 0.3%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ठीक है, रबी की फसल कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो देखो मैं रबी की फसल की बात कर लेता हूँ। तो रबी की फसल जो है ना आपकी कौन सी नहीं है, बिल्कुल बाजरा जो है आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल में कौन कौन सी आती है, देखो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी हो गया। ठीक है, और खरीफ की फसल की मैं बात कर लेता हूँ। तो खरीफ की फसल में आपकी कौन सी आती है, बाजरा, जवार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन और चावल। और जायद की फसल में आपके खरबूजे, तरबूजे और ककड़ी ये जायद की फसल में आ जाती है। देखो रबी की फसल जो बोई जाती है आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। जबकि खरीफ की फसल जो बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। रबी की फसल को उन्नाड़ो कहा जाता है। देखो ये सवाल पूछा हुआ, रबी की जो आपकी फसल है ना, रबी की फसल उसको उन्नालो कहा जाता है। उन्नालो सर क्यों कहा जाता है, ये तो बोई तो सर्दी में जाती है, कहा उन्नालो जाता है। तो ये जो कहा जाता है काटने पर कहा जाता है, काटी कब जाती है, उन्नाले के अंदर काटी जाती है, इसलिए उन्नालो कहा जाता है। जबकि खरीफ की फसल को सियाड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाड़ो या सावनो। ठीक है, सियाड़ो। ठीक है, बोई तो आपके कहा बरसात के दिनों में जाती है और काटी कब जाती है, जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसे सियाड़ो के नाम से जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो बिल्कुल सेवर भरतपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। देखो तो ये जो अपना सेवर वाला है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो देखो इसकी स्थापना जो हुई थी ना, सेवर भरतपुर जो अनुसंधान केंद्र, इसकी जो स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर, आपको याद रखना 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, और इसको निदेशालय कब बनाया गया, फरवरी 2009 के अंदर इसको निदेशालय घोषित किया गया। ठीक है, पहले ये क्या था, इस राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र था, अब इसको निदेशालय घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, इसे सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में से उन्नत कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। इसके संबंध में मैंने आपको सारे तथ्य बता दिए। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ है। तो देखो सर्वाधिक भैंसों की संख्या की, पहले भैंसों की संख्या की अपन बात कर लेते हैं। सर्वाधिक भैंसों की संख्या राजस्थान में जयपुर में कहाँ है भाई, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या जयपुर में। जबकि न्यूनतम भैंसों की संख्या आपके जैसलमेर में कहाँ स्थित है, दोनों जैसे शुरू हो रहे हैं भैंस में, दोनों जे याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे जयपुर आपका, जैसे जैसलमेर। सबसे ज्यादा भैंसे आपके जयपुर में, सबसे कम भैंसे आपके जैसलमेर में। क्लियर। अब भैंसों के मामले में आया था, देखो मैं 2000 नवीनतम जो 2019 की जो जनगणना है उसके अनुसार बता देता हूँ। भैंसों की संख्या कितनी है, तो 13.7 मिलियन है। ये आपको याद रखना, कितनी भी 13.7 मिलियन कुल भैंसों की संख्या। पूरे देश में राजस्थान का भैंसों का जो स्थान है, राजस्थान का जो भैंसों में स्थान है वो दूसरा है। तो सर पहला किसका है, पहला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाद भैंसों के मामले में दूसरा स्थान आपके राजस्थान का है। अब देखो इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो नवीनतम पशुगणना कौन सी है अभी, देखो तो नवीनतम जो पशुगणना 2019 में हुई थी वो 20वीं पशुगणना है। कौन सी पशुगणना आपकी, 20वीं पशुगणना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो ये 16 जुलाई 2017 से शुरू हुई थी और अंतिम आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे। और ये गणना प्रथम बार डिजिटल पशुगणना थी, पहली डिजिटल पशुगणना यही थी। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो पहले जो आपके पशुधन था 19वीं पशुगणना के अनुसार 19वीं पशुगणना में कितना था आपका पशुधन, तो 19वीं पशुगणना में आपके पशुधन था 5.77 करोड़। ठीक है, और 20वीं पशुगणना में कितना हो गया घटकर 5.68 करोड़। ठीक है, कुल कितनी कमी आई, तो 1.66% की कमी आई। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना के अंदर कितनी प्रतिशत की कमी आई है, तो 1.66% की आपकी कमी आई है। अब देखो कुछ और तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अगर अच्छे से आप
राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक पशु घनत्व, एक तो दौसा और राजसमंद दोनों का कितना है, 292, ठीक है। दौसा और राजसमंद का सर्वाधिक है 292, और न्यूनतम की बात कर लूं तो आपका जैसलमेर है 83, कितना 83। पशु घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना। अब देखो देश का कुल कितना पशुधन राजस्थान के अंदर मौजूद है, तो 10.58%, कितना 10.58% पशुधन जो राजस्थान में मौजूद है आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सर्वाधिक पशुधन आपके अंदर बाड़मेर के अंदर है, और न्यूनतम पशुधन होता है आपका धौलपुर में, ठीक है। बाड़मेर में 53.66 लाख पशुधन है, जबकि धौलपुर के अंदर 5.29 लाख पशुधन आपका मौजूद है, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपसे शेयर कर लिए थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो देखो पिछोला भी मीठे झील की झील है, मीठी झील आपकी, पुष्कर भी मीठे पानी की झील है, आना सागर भी मीठे है, ताल छापर जो आपकी मीठे पानी की झील नहीं, ये आपके चूरू में पड़ती है। ताल छापर कहाँ पड़ती है, आपके चूरू में। पिछोला झील आपके उदयपुर में पड़ती है, पुष्कर झील आपके अजमेर में पड़ती है, आना सागर झील आपके अजमेर में पड़ती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ताल छापर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, ये आपको बताना है कि बाजरा जो बोया जाता है कहाँ बोया जाता है। तो इसका जो बिल्कुल देखो बाजरा जो बोया जाता है ना आपका, इसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ। बाजरा जो बोया जाता है, देखो आर्द्र दक्षिणी मैदान में, बिल्कुल बाजरे को तो बहुत कम पानी की जरूरत होती है, वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में जा ही नहीं सकता, आर्द्र दक्षिणी मैदान में भी नहीं जा सकता, आर्द्र उपाद्र दक्षिणी मैदान में भी नहीं जा सकता। बाजरा जो बोया जाता है आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर बोया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में अपन कुछ तथ्य के बारे में बात कर ही लेते हैं, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश अगर आया है तो इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में अपन जान लेते हैं। देखो नीति आयोग के अनुसार भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। पूरे भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, 15। राजस्थान कौन से जलवायु खंड में आता, तो 14वें जलवायु खंड के अंदर राजस्थान आपका आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करता हूं, तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भारत के 8वें जलवायु खंड के अंदर आता है। कौन से में, 8वें में। दक्षिणी पूर्वी यानी हाड़ौती के पठार की बात कर रहा है, अगर सवाल बन जावे तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये किस में आता, 8वें में आता, बाकी पूरा राजस्थान आपका 14वें में आता, ठीक है। भारत के अंदर कुल कितने पारिस्थितिकी जोन है, इकोलॉजिकल जोन है आपके 20 इकोलॉजिकल जोन है, कितने इकोलॉजिकल जोन है आपके, ठीक है। और पूरे भारत के अंदर आपके जो जलवायु खंड है कितने, 133, पूरे भारत के अंदर कितने 133। राजस्थान में कितने 10, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश या खंड है आपके 10 है, क्लियर। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर करता हूं भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा, फर्स्ट सी है, आपको याद रखना कौन सा, फर्स्ट सी, 7.7 लाख हेक्टेयर, ठीक है इसका क्षेत्रफल। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा, फोर्थ बी है आपका, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, तो 17 लाख हेक्टेयर है, कितना है भाई, 17 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 1.7 लाख हेक्टेयर है, मैंने 17 बता दिया। नेक्स्ट आगे बताता हूं मैं आपको अगला जो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कृषि क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कृषि सस्य जलवायु खंड कौन सा है। कृषि क्षेत्र के आधार पर बता रहा हूं मैं, ऑल ओवर तो सबसे बड़ा फर्स्ट ही है, लेकिन कृषि के हिसाब से सबसे बड़ा अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया तो सबके डब्बे गुल हो जाएंगे। कौन सा है, तो थर्ड बी, सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है किसमें की जाती, थर्ड बी में की जाती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे कम कृषि क्षेत्र वाला जो जलवायु खंड है वो फोर्थ ए है आपका, कौन सा है, फोर्थ ए है, ठीक है, जो नीचे वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, देखो आपको देखो सर्वाधिक पशुधन वाला कौन सा है, सर्वाधिक पशुधन वाला जलवायु खंड पूछ ले तो फर्स्ट ए हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा। इसके अलावा मैं पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा वाला या सबसे आर्द्र कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो फिफ्थ है आपका, कौन सा, फिफ्थ, जिसमें आपके हाड़ौती का पठार आ जाता है, स्वयं माधोपुर का थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो जाता है, बाकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, स्वयं माधोपुर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सर्वाधिक अन्न उत्पादन वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है,
तो आपका फर्स्ट बी है जिसके अंदर आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल है। फर्स्ट बी जिसके अंदर आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर आपका शामिल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे आपने मैंने शेयर कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है आपका। तो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आर्द्र दक्षिणी मैदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आपका हो जाएगा, तो फोर्थ बी, ऑप्शन नंबर बी आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो आपकी लीक नदी अंतःप्रवाहिक नदी है, मेंढा भी है, खंडेला भी है, वाकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाकल नदी के बारे में थोड़े तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका उद्गम जो होता है गोगुंदा की पहाड़ियों की गोरा गांव की जो पहाड़ियां है ना, वहां से इसका उद्गम होता है। इस नदी पर सही परियोजना के तहत सुरंग का निर्माण भी किया गया है और इसके द्वारा इस नदी का जो जल है पाली जिले में स्थित जवाई बांध में पहुंचाया जाता है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ लिक नदी, जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा कि लिक नदी राजस्थान में पड़ती कहाँ है। तो देखो ये लिक नदी जो है ना राजस्थान के जैसलमेर में कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर के बनियाना गांव से पोखरण तहसील की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बनियाना गांव की पहाड़ी से पोखरण तहसील से निकलती हुई जैसलमेर में बहती हुई थोड़ा सा बाड़मेर में बहती है, फिर ये विलुप्त हो जाती है। कुछ समय पहले यानी ये फिर लूणी नदी की सहायक नदी होती थी। दाहिनी तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी लूणी नदी की सहायक नदी आपकी लिक नदी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में इसका जो रास्ता है नदी का, उसमें बड़े बड़े रेत के टीले जम गए यानी अवरोध आ गए। तो इसकी वजह से ये लिक नदी जो कि अंतःप्रवाही नदी आपकी बन गई है, ठीक है। अगर आज भी अगर है ना, देखो लिक नदी के अंदर अगर इंदिरा गांधी का पानी डाल दिया जाए तो इंदिरा गांधी नहर को अब बालोतरा तक लाया जा सकता है, ठीक है। बालोतरा तक लाया जा सकता है अगर इसके लिक नदी के अवरोध को हटाया जाए। और अब इसके अलावा देखो खंडेला और मेंढा नदी है तो सांबर में गिरने वाली नदी। इसके अलावा रूपनगढ़ नदी होगी, खारी नदी होगी, मेंथा नदी होगी। ये जो है ये सारा अपना जो पानी ले जाती है सांबर झील के अंदर ले जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, वापस आ गया सवाल। तो सबसे बड़ा मैंने पहले बताया था फर्स्ट सी, ठीक है। इसका नाम क्या, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। इसके बारे में बता चुका हूं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। अभी अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। मेंढा नदी, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेंढा नदी मैंने बताया था ना कि 5 नदियां, कौन जो 5 नदियां है वो बिल्कुल आपके कहाँ गिरती है। तो कहीं कहीं आपको 4 नदियां भी मिल जाती है। मेंढा और मेंथा को एक ही बताते थे, कहीं मेंढा और मेंथा को अलग बताते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखो सांबर झील के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सांबर झील का जो निर्माण है ना 551 में वासुदेव चौहान द्वारा किया गया। ये जो उल्लेख मिलता है आपको बिजोलिया के शिलालेख में मिलता है और बिजोलिया का शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई, ठीक है। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पहले तो चिल्का उसके बाद ये हो जाएगी। या कुल जो नमक का उत्पादन होता है 8.7% नमक का उत्पादन आपका होता है। और यह नमक उत्पादन का जो कार्य है वो हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायता की जो कंपनी है सांबर सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन सी नदी आती है आपका, मेंढा, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदी आती है। इसके अलावा सांबर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए सोलवेडोरा स्पेसीज नामक वनस्पति बहुत सहायक है। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कौन सी वनस्पति, सोलवेडोरा स्पेसीज नामक वनस्पति जो कि खारेपन की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 में भी लीज पे ले लिया था। कब लिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1817 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इस पर, ठीक है। लीज पे ले लिया था। और सांबर झील में नमक क्यारी पद्धति से आपका बनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो आपकी जो बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा नदी आपकी कहाँ से बहती है, तो बिल्कुल बाणगंगा नदी आपकी जो बहती है वो जयपुर जिले से बहती है। बाणगंगा नदी के बारे में देखो मैं बता ही देता हूँ। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो जयपुर की बेहराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जयपुर की बेहराट की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लो तो 380 मीटर लंबी है ये, ठीक है। इसके अलावा इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, रुंडित नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल से समापन तक कोई भी सहायक नदी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एकमात्र ऐसी नदी जो उद्गम स्थल से लेकर तो समाप्त जहां तक होती है ना वह कोई भी सहायक नदी एकमात्र, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन विराट सभ्यता आपके बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भरतपुर में इस नदी पर अजान बांध बना हुआ जिससे घना पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति आपकी होती है। नेक्स्ट अगले तथ्यों पर अपन बढ़ जाते हैं गाइस।
नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई श्री गंगानगर की भी लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, बाड़मेर की भी लगती है, जोधपुर, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो जोधपुर की नहीं लगती, इसकी जगह आपका बीकानेर है। और अब एक जिला और बढ़ गया आपका, कौन सा? अनूपगढ़ जिला। कौन सा जिला? अनूपगढ़ जिला, ठीक है। अब अनूपगढ़ जिले की भी जो सीमा है वो पाकिस्तान की सीमा से टच करेगी। तो पहले 4 जिले थे, अब बढ़कर आपके 5 जिले हो गए। सर्वाधिक सीमा तो आपकी देखो जैसलमेर की है, लेकिन न्यूनतम सीमा अभी तक आई नहीं है। ऑफिशियल आंकड़े आएंगे तो मेरे हिसाब से या तो गंगानगर या बीकानेर, दोनों में से एक कम रहने वाला है। ज़्यादा चांसेस बीकानेर के, लेकिन अभी ऑफिशियल आंकड़े आए नहीं, तो आपको ये याद नहीं रखना। ऑफिशियल आंकड़े आएंगे तो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में बिल्कुल सही सुमेलित है, रामसागर धौलपुर में बिल्कुल सही, ताल छापर आपका चूरू में, शेरगढ़ आपका सिरोही में नहीं है। तो सर शेरगढ़ का पड़ता था, आपके 12 में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है। तो देखो ये खनन क्षेत्र जो आपका स्थित है बिल्कुल भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जो है आपका बिल्कुल अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा में तो आपके अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती है। अभ्रक के जो ईंटें बनाई जाती है कहाँ बनाई जाती है? तो भीलवाड़ा में आपकी बनाई जाती है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? देखो सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन ये अवरोही हो गया, एक आपका होता आरोही। ये कंफ्यूजन आप क्लियर करो। बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि यार आरोही और अवरोही क्या होता है। अवरोही में देखो सबसे बड़ा पहले आता, सबसे बड़ा पहले आता, इसमें सबसे छोटा पहले आता। क्लियर? आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर बढ़ता है, अवरोही क्रम आपका बड़े से छोटे की ओर जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अवरोही पूछा है, अवरोही यानी सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा आपका शेर है, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे राइट हो गया। शेर की ऊंचाई बता दीजिए सर। 1597 सिरोही जिले में पड़ती। देलवाड़ा 1442 सिरोही में पड़ती। जरगा 1431 उदयपुर में पड़ती है। अचलगढ़ 1380 ये आपकी सिरोही के अंदर पड़ती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बनास। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राजस्थान तक ही सीमित है। फिर बनास नदी आपके चंबल में मिल जाती है, लेकिन संपूर्ण जो प्रवाह क्षेत्र है ये तो राजस्थान तक ही सीमित है। इसके बाद इसका पानी बाद में चंबल में जुड़ के हो जाता है, लेकिन ये बरसाती नदी नहीं, कम पानी होता है तो कभी नहीं मिलती। चंबल तो अपना पानी का बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, माही आपके का ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है, लूनी आपके कच्छ के रण में ले जाती है, ठीक है। तो ये जो बनास है ये अपना जो प्रवाह क्षेत्र इसका राजस्थान तक ही सीमित है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे वर्णासा भी कहा जाता है, ठीक है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी आपकी निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो देखो रावत भाटा जो आपका अवस्थित है ना, कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कोटा नहीं सॉरी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। एरिडोसोल राजस्थान के देश जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। तो एरिडोसोल जो मिलती है आपको कहाँ मिलती है? शुष्क जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा। एक तो आपका एरिडोसोल, दूसरा आपका एंटीसोल, तीसरा आपका इंसेप्टिसोल, चौथा आपका अल्फिसोल, पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा? वर्टिसोल। तो ये 5 भागों के अंदर ये वैज्ञानिक जो मिट्टी है राजस्थान की उसको 5 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो देखो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना उधर लाल लोमी मृदा आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखो आपके डूंगरपुर में भी पाई जाती है, बांसवाड़ा में भी पाई जाती है। अब देखो एक जिला और बढ़ जाएगा आपका सलुम्बुर। सलुम्बुर में भी आपकी लाल लोमी मृदा पाई जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वे जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो वो कौन सा स्थान आपका? ये आपको बताना है।
तो देखो बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम यानी नवा टापरा गांव के अंदर 3 नदियों का आपका संगम होता है, माही, सोम, जाखम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है, ये आपको बताना है। ठीक है, कुराल नदी का संबंध, तो देखते हैं कौन सी से संबंधित है। कुराल नदी का जो संबंध है ना राजस्थान के कौन से, बूंदी से है, बारा से है, सीकर से है या डूंगरपुर से है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बूंदी की कुछ और नदियों के बारे में बता देता हूँ। एक तो आपको कुराल नदी होगी, दूसरी आपकी मांगली नदी होगी, तीसरी आपकी मेज नदी होगी, ब्राह्मणी नदी होगी और घोड़ा पचाड़ नदी। इन नदियों का संबंध आपके बूंदी जिले से है। वापस से बता रहा हूँ, कुराल, मांगली, मेज, ब्राह्मणी और घोड़ा पचाड़ नदी, इनका संबंध कौन से जिले से, आपके बूंदी से। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ अजमेर से। अजमेर में सागरमती है, सरस्वती है, खारी है, डाई है, बनास है, रूपनगढ़ है। अलवर में आपकी साबी नदी जिसे साहिबी भी कहा जाता है, रूपारेल नदी होगी, काली होगी, गोरी होगी, सोता नदी होगी, अरवरी नदी होगी, चुहार नदी होगी। बांसवाड़ा, माही, अनास और छैनी नदी। बाड़मेर में लूणी, सूखड़ी और मीठड़ी नदी होगी आपकी। बारा में पार्वती और परवन नदी होगी। भरतपुर में चंबल, बरा, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती और कोकुड़ होगी। जबकि भीलवाड़ा में बनास, कोठारी, बेड़च, मैनाल, मानसी और खारा। यानी मैं आपको बता रहा हूँ जिस जिले से जो नदी गुजरती है, जिसका संबंध है वही आपको बता रहा हूँ। बीकानेर में आपकी कोई जिला नहीं, चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। ठीक है, दौसा में आपकी बाणगंगा और मोरेल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ, जयपुर के अंदर आपका बाणगंगा, मासी, ढूंढ, मोरेल, साबी, सोता, सखा और मंता हो जाएगी। ठीक है, जैसलमेर की बात कर लो तो काकणी नदी, चिंगान नदी, लाठी नदी, धोआ नदी, डोगरी नदी और लीक नदी। काकणी, चिंगान, लाठी, धोआ, डोगरी और लीक नदी, ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर में आपकी लूणी नदी, मीठड़ी, जोजड़ी नदी और एक गुनाई माता नदी। कौन सी नदी, गुनाई माता नदी आपके जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट नदियां थी मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना। तो जैव विविधता दिवस जो आपका मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को आपका मनाया जाता है। और 2023 में जब मनाया गया था, इसकी थीम क्या रखी थी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी थीम जो है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। सर हिंदी में बता दीजिए। तो समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनः निर्माण, ये इसकी थीम थी, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। प्रोजेक्ट टाइगर वर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वर्स के बारे में अपन देख लेते हैं। देश में आरंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट आपका टाइगर 1971, 1972, 1973, 1974। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1973 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया भाई, 1973 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है, ये आपको बताना किस शहर से निकला है। ठीक है, 25 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उदयपुर। कहाँ से, उदयपुर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे। तो राजा जो अजमाल जी थे वो रामदेव जी के पिता थे। रामदेव जी के माता का नाम मैणादे था, जबकि इनकी पत्नी का नाम आपके नेतलदे था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजसमंद, राजसमंद में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है, ये आपको बताना है। तो ये जो है मरण में मूर्ति कला। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जयपुर चित्रकला शैली से विशेष प्रगति के किस शासक के काल को माना जाता है। ठीक है, यानी जयपुर की जो चित्रकला शैली का जो उत्थान हुआ था वो किन के काल में हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक जो स्वर्ण काल माना जाता है वो सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह ने आपका क्या निर्माण करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। कब, 1799 के अंदर। कब करवाया था, 1799 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और देखो इसके अंदर 5 मंजिलें, कई बार ये मंजिलें भी आपकी पूछ ली जाती है, तो मंजिलों के बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहली जो मंजिल आपकी शरद, ठीक है, रतन, विचित्र। ठीक है, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा।
ये 5 मंजिला आपकी है कि कुल 5 मंजिला आपका हवा महल। वापस से बता, शरद हो जाएगी सबसे पहले, फिर रतन, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा। ये 5 मंजिलों से निर्मित है आपका क्या, हवा महल, जिसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है था? ठीक है, तो हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक था बिल्कुल नेनूराम शर्मा। हाड़ौती और कोटा बूंदी से अगर संबंध आपसे पूछा जावे तो बिल्कुल नेनूराम शर्मा का होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1817 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कप्तान शावर्स था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजर बर्टन आपके कोटा का था, जबकि कप्तान जेडी होल आपका सिरोही का था। मोशन आपका कहाँ का था? जोधपुर का था। ठीक है, और मोरिसन आपका भरतपुर का था। मोरिसन कहाँ का था? भरतपुर का। जबकि ईडन आपके जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसके बारे में देखो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपका 31। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना आपका, मंगल सिंह कच्छावा। कौन सा भाई? मंगल सिंह कच्छावा, ये प्रथम अध्यक्ष थे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बता देता हूँ। मारवाड़ किसान सभा की जो स्थापना हुई थी कब हुई? तो आपको याद रखना 27 जून 1941 को हुई थी। कब हुई? 27 जून सॉरी गाइज। तो मारवाड़ किसान आंदोलन सभा की स्थापना 27 जून 1941 को हुई थी और इसका अध्यक्ष जो बनाया था मंगल सिंह कच्छावा को बनाया था, जबकि इसका जो मंत्री बनाया गया था वो बाल किशन कच्छावा को बनाया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन जोधपुर में ही 27-28 जून 1941 को हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो ये 32 आपके सामने है। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके बाद जो बने थे वो, पहले तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सवाई ईश्वरी सिंह बने थे। सवाई जयसिंह का जो कार्यकाल था वो 1700 से 1743 था भाई, 1700 से 1743। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो गद्दी पे बैठा था 1743 से लेकर 1750 तक जो बैठे थे सवाई ईश्वरी सिंह, 7 साल का कार्यकाल था सवाई ईश्वरी सिंह का। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। देखो सबसे पहले जयपुर कच्छा वंश की बात करो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शासक हुए थे वो आए आपके भारमल। ठीक है, भारमल जो आए थे 1547 से लेकर 1574 तक। इसके बाद आए थे भगवंत दास 1574 से 1589। ठीक, फिर आए थे मिर्जा मान सिंह 1589 से लेकर 1614 तक। फिर आया आपके मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से लेकर 1667 तक। फिर आपके आए महाराजा राम सिंह प्रथम 1667 से 1689 तक। फिर आपका है महाराजा बिशन सिंह 1689 से लेकर 1700 तक। फिर आपके आए सवाई जय सिंह 1743। फिर आपके आए सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 तक। फिर आपका है सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768। फिर आपका है सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक। फिर आपका है सवाई जगत सिंह द्वितीय 1803 से लेकर 1818 तक। फिर आपका है सवाई जयसिंह तृतीय 1818 से 1835 तक। फिर आपका है सवाई राम सिंह तृतीय 1835 से 1880। फिर आपका है सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922। फिर आपका आखिर में है सवाई मान सिंह द्वितीय 1922 से 1949 तक। अब देखो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का जो शासक था वो कौन था सर, ये बता दीजिए। तो सवाई राम सिंह द्वितीय था। ठीक है, एकीकरण के समय जयपुर का जो शासक था वो सवाई मान सिंह द्वितीय था। ठीक है, ये आपको याद रखना। और अधीनस्थ संधि हुई थी तो किनके काल के अंदर हुई थी? अधीनस्थ संधि महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल के अंदर हुई थी। ये 3 तथ्य भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राव चंद्रसेन जो है मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस।
सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो देखो सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो 1956 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था भाई? 1956 के अंदर हुआ था, आपको याद रखना। वैसे सिरोही का जो विलय 2 सोपानों के अंदर हुआ था, ठीक है। आधा सिरोही तो आपका कब मिलाया गया? 1950 में मिलाया गया था। आधा सिरोही जो आपका मिलाया था फिर कब मिलाया था? 1956 के अंदर आपका मिलाया गया था, गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये रहा। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ? तो ये आपको बताना। तो संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? शोभाराम कुमावत। इसके बाद आपका कौन सा हो गया? फिर आपका पूर्वी राजस्थान दूसरा चरण जो आया था उसके अंदर गोकुल लाल सावा। तीसरे चरण में आपके माणिक्यलाल वर्मा हो गए। चौथा चरण जो कि आपका वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो जयपुर के हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सुशीला और भगवती का जो संबंध है वो मेवाड़ प्रजामंडल से। किससे भी? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बारां के केलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है भाई? बारां के केलवाड़ा में, ठीक है, आपको याद रखना। और मेला लगता कब है? तो ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को आपका लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो कहाँ स्थित है? तो ओसिया जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सारे मंदिर बताए ना ये गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ठीक है। महामारू शैली के अंदर निर्मित मंदिर है आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी जो स्थित है राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो करवाया था महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो देखो जो रानियां और जो दासियां होती थी उनको साजिशों से बचाने के लिए, वो बहुत साजिशें करती थी, तो उनको अलग रखने के लिए सहेलियों की बाड़ी बनाई गई थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सूर्यमल मिश्रणकृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास का सरोकार रखता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बूंदी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीर सतसई का जो संबंध है बूंदी राज्य से आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल पर जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल कालीबंगा से प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है? किस नदी के कांठे पे स्थित है? तो ये जो बिल्कुल स्थित है कांठे पे स्थित है, घग्गर नदी के कांठे पे स्थित है, ठीक है। घग्गर नदी के कांठे पे स्थित है। लेकिन कालीबंगा आपको गंगानगर जिले में नहीं मिली थी, ठीक है। ये सवाल आपका गलत है। हनुमानगढ़ जिले में मिली थी। कहाँ मिली थी भाई? हनुमानगढ़ जिले में आपको मिली थी, ठीक है। आपको याद रखना। पहले आपका क्या था? पहले कौन सा जिला था? पहला आपका गंगानगर ही था, बाद में आपका हनुमानगढ़ बना, लेकिन वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में मौजूद है, ठीक है। और गंगानगर तो आपका पुराना जिला है, तो ये हो सकता है कि भी पहले गंगानगर के हिसाब से ये सवाल आपका बनाया है, लेकिन इसको डिलीट नहीं किया, याद रखना आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 45 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बीसलदेव रासो, नरपति नाले, खुमान रासो, दलपत विजय, वैली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेत सिर और संत शिवदास घाटन। गलत हो गया भाई, ये शिवदास घाटन का नहीं। राव जेत सिर और चंद आपके बिट्टू सुज्जा का है। किसका है भाई? बिट्टू सुज्जा का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित होता? तो ये जो चंद्रभागा आयोजित होता है जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर आयोजन होता है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ये कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर के मेले के टाइम ये मेला आपका लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली होती है? ये आपको बताना है। राजस्थान के किस जिले में आपकी पत्थरमार होली होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। पत्थरमार होली आपकी कहाँ होती है? बाड़मेर के अंदर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर को गढ़बिठली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए कहा जाता है। एक और किंवदंती है कि जो कि शाहजहाँ के एक सेनापति थे विट्ठल दास गौड़, कि उन्होंने इस किले के वो अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, वो दुर्गा अध्यक्ष थे उस समय, तो कुछ निर्माण कार्य करवाया था, तो उन्हीं के नाम पर इनका जो नाम है वो गढ़बिठली पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा तारागढ़ का जो निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने करवाया था, ठीक है। और इसकी मरम्मत करा के जो पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। और यहाँ की जो बुर्ज है ना वो बड़ी फेमस है। बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज है ना, आर पार का अत्ता, ये भी आपकी बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, ठीक है, और दोराई बुर्ज है। ये सारी बुर्जें जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी हुई है, तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो, एक इब्राहिम जालरा, एक नानरा का जालरा और एक आपका गोल जालरा, ये भी आपका कहाँ का फेमस है? तो तारागढ़ अजमेर का आपका फेमस है। एक तारागढ़ आपका बूंदी वाला है, ठीक है, वो जो कि उसका निर्माण बरसिंघाड़ा के द्वारा 1354 में करवाया गया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया गया वो महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय का भाग है? तो ये जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दादूपंथ से हो जाएगा, ठीक है। ये दादूपंथ की शाखा है। देखो ऑल ओवर दादूपंथ की जो शाखाएं थी 6 थी, लेकिन राजस्थान में 5 है। ये कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल दादू दयाल की जो शाखाएं थी 6 शाखाएं थी, लेकिन 5 शाखाएं राजस्थान में। कौन कौन सी राजस्थान में? तो मैं बता दूं, खालसा, नागा, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? विरक्त, एक आपकी खाकी, एक आपकी निहंग। एक जो छठी शाखा उत्तरार्ध शाखा जो है ना, ये राजस्थान के अंदर आपकी नहीं है, ठीक है। ये राजस्थान के नहीं है। ये कहाँ चले गए थे? राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत की ओर चले गए थे, ठीक है। टोटल शाखाएं कितनी है? तो टोटल 6 शाखाओं में बटा हुआ दादूपंथ आपका, उसमें से 5 शाखाएं राजस्थान में, एक शाखा जो कि उत्तरी भारत चली गई थी, ठीक है। खालसा शाखा जो है, इसके जो प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास है, जबकि नागा शाखा के जो प्रवर्तक है वो सुंदरदास जी है। ये सवाल भी आपके पूछा हुआ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के पेपर को यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज आपको मैंने बहुत शानदार तथ्य शेयर किए। आपको तथ्य कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो और आप लाइक भी कर सकते हो।